हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 6 की विज्ञान का तीसरा पाठ, तंतु से वस्त्र तक। चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थी, बहुत ज्यादा खुश थी और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। पहेली और बूझो को बच्चों इनाम में कुछ रुपए मिले थे, तो उन्होंने सोचा कि हम अपने मम्मी पापा के लिए कपड़े खरीद लेते हैं। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकान में गए तो उन्होंने देखा कि तरह तरह के कपड़े पड़े हैं वहां पर, तो वो उलझन में फंस गए कि कौन सा खरीदे कौन सा ना खरीदे। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती है तो कुछ संश्लिष्ट है यानी कृत्रिम। और सूती होते हैं बच्चों जो प्राकृतिक होता है, और संश्लिष्ट का होता है जो कृत्रिम यानी मानव निर्मित होते हैं। तो तरह तरह के कपड़े थे, कुछ मानव निर्मित थे और कुछ प्राकृतिक थे। उसके पास ऊनी मफलर और शॉल भी थे बच्चों। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियां भी पड़ी थी। बूझो और पहेली पहेली और बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रही थी, बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया, हाथ लगाकर छुआ और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। तो तरह तरह के कपड़े देखकर वो हैरान रह गई। अब बच्चों नीचे चित्र में देखिए आप, दुकान है और दुकान में कितनी वैरायटी पड़ी है, कितनी तरह के कपड़े पड़े। आप भी जाती हो शॉप पे, देखती होंगे। अब कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ किया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट जो हम बिस्तर पर बच्चों बिछाते हैं, बेडशीट, बिछाने की चादर बिस्तर पर, ये देखो बच्चों ये कपड़े की दुकान है 3.1 में। तो उन्होंने क्या किया, बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने थे। जो जो चीजें बच्चों उन्होंने देखा सभी अलग अलग कपड़ों से बनी हुई थी। कोई सूती था, कोई रेशमी, कोई बच्चों संश्लिष्ट, कोई रेयन का, पॉलिस्टर का, ये सब कपड़े पड़े थे। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने थे। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट, जिसे बच्चों कृत्रिम भी कहते हैं, के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? अब बच्चों 3.1 में हम पढ़ेंगे वस्त्रों में विविधता, यानी वस्त्रों में क्या क्या विभिन्नता होती है, कितने प्रकार के कपड़े होते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको एक काम करना है, अपने दुकान, आपके अपने आसपास कोई टेलर होगा, दर्जी होगा, उसकी दुकान पर जाना है और सिलाई करने के बाद बच्चों उनके कुछ कपड़े बच जाते हैं, ठीक है। तो उन बचे हुए कपड़ों को आपको इकट्ठा करना है, उनकी जो कतरन होगी वो इकट्ठा करना है। कपड़े की प्रत्येक कतरन को आपको हाथ लगाकर छूकर देखना है और दर्जी से पूछना है कि ये कौन कौन से कपड़े हैं। तो उनसे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। कपड़े की कतरन लेकर बच्चों आपको उनकी कतरन लेकर, आपको सूती कपड़ा है, टेलर से पूछ के सूती है तो आपको उस पर सूती कपड़ा मतलब एक कागज से लगा देना है कि ये सूती है, ये रेशमी है या ये संश्लिष्ट है, ठीक है, या ऊनी है। ये काम बच्चों आपको करना है। क्या आप यह जानना चाहती हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार से बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हो तो एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा। तो बच्चों इसमें आपको एक प्रयास करना है, कुछ कपड़े लेने हैं और उन पर लेबल लगाना है, ये ऊनी है या सूती है। अब बच्चों सेकंड आपको काम करना है, सूती कपड़ा लेना है, ठीक है। सूती कपड़े का टुकड़ा लेना है जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था, ठीक है, उस पर लिखा था कि एक सूती है। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तांता ढूंढने का प्रयास कीजिए। बच्चों जब आप कपड़े को देखोगे ना, साइडों में धागे दिखते हैं उनके, ठीक है। तो साइडों में जो धागे होते हैं उनको आपको बाहर खींचने, पतले पतले से धागे होते जाते हैं, उनको आपको बाहर निकालना है। यदि कोई ढीला धागा ना दिखाई दे आपको, इस तरह से देखिए बच्चों 3.3 में ये दे रखा है, ठीक है। 3.3 में आप देखिए, जब हम कपड़े को काटते हैं तो इस तरह से धागे दिखते रहते हैं,
इनके साइडों में क्या होते हैं, बारीक बारीक धागे से दिखते होते हैं। ये होता है तंतु, या इसे तागा भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपको वो धागा नहीं दिख रहा है, आप खींच नहीं पा रहे हो, तो आप पिन या सुई की सहायता से भी उसको बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर यह कपड़ा बनता है। इन तागों से बच्चों, ये जो तागे है ना, ये मिल मिल कर क्या बना देते हैं, कपड़ा बना देते हैं। अगर आप एक सिंगल लोगे तो वो धागा कहलाएगा, लेकिन जब वो धागे इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठा होने के बाद वो क्या बन जाते हैं, कपड़ा बन जाते हैं, वस्त्र बन जाते हैं। ये तागे किससे बनते हैं, तो बच्चों तंतु। अब हम पढ़ेंगे तागों के बारे में, जिसे हम तंतु भी बोलते हैं। क्रियाकलाप तीसरा, अब आपको एक काम और करना है, सूती कपड़े के टुकड़े से एक तागा बाहर निकालना है। इस तागे के टुकड़े को आप मेज पर रखना है। आपने इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से आपको दबाना है। देखिए बच्चों, चित्र में जिस तरह दिखाया गया, आपको इनको दिखाना है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको यहाँ चैप्टर रीड करा रही हूँ, और मैं कोशिश करूंगी ये जो एक्सपेरिमेंट है मैं आपको करके दिखाऊं। जिस तरह से हमने सेकंड चैप्टर के एक्सपेरिमेंट करके देखे थे कपड़ा लेकर, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ये एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट करके दिखाए। फिलहाल अभी हम यहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम चैप्टर को रीड कर रहे हैं, तो इसके लिए बच्चों हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तब तक आप चैप्टर को रीड करिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, इनके एक सिरे को आपको अपने अंगूठे से दबाना है, जिस तरह से यहाँ दबाया जा रहा है। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र में देखिए, उसके अनुसार अपने नाखून से आपको खरोंचना है। क्या आप इस सिरे पर यह देखती है कि धागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है, पतली लड़ियों में बंट गया। विखंडित का मतलब अलग अलग हो गया है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। देखिए बच्चों, यहाँ धागा दिख रहा है, एक साथ है, लेकिन जब आप इसको अंगूठे से, एक तरफ से तो आप अंगूठे से दबाओगे, दूसरी तरफ से आप इसको खरोंचोगे। इस तरह से खरोंचने के बाद ये क्या हो जाएगा, अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग लड़ियों में बंट जाएगा। तो बच्चों एक्सपेरिमेंट में आपको करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब सुई में तागे को डालने का यानी पिरोने का आपको प्रयास करना है। उस टाइम भी आपको ऐसे ही देखना है। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। आप सुई में आपने देखा होगा बच्चों, धागा मुश्किल से क्यों जाता है, क्योंकि उसकी जो आगे की लड़ियां होती है ना, 3-4 लड़ियां निकल आती हैं, इसलिए सुई के अंदर धागे को पिरोना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम उसको एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, हम हाथ से मसल कर उसको एक ही बना देते हैं, तो आसानी से चला जाता है। ठीक है, ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना मुश्किल हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिसे तंतु कहते हैं। मान लो बच्चों, ये जो धागा है, ठीक है, ये क्या है, लड़ी है। ये लड़ियां मैंने एक और बना दी, फिर एक और बना दी, इस तरह से मिलकर ये क्या बन गया, तंतु बन गया। फिर इन तंतुओं से क्या बन जाता है, वस्त्र बनता है। तो ये क्या है, तंतु हो जाता है। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं, तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। तंतु से तागा बनता है, तागे से वस्त्र बनता है। ठीक है, तंतु से क्या बना, तागा बना, जिसे आप धागा भी बोलते हो। तो तागा बना, तागे से क्या बना, वस्त्र बनता है। तो ये तंतु कहां से आते हैं, ये बच्चों, ये जो पतली पतली लड़ियां हैं वो कहां से आती हैं, कुछ वस्त्र जैसे कुछ सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये बच्चों जो तंतु है, जैसे सूती है, जूट है, ये हमें कहां से मिलते हैं, ये पादपों से और जंतुओं से मिलते हैं। सूती और जूट तो बच्चों मिलते हैं हमें पादपों से, यानी पेड़ पौधों से। इनकी क्या की जाती है, खेती की जाती है। रेशमी बच्चों हमें मिलता है रेशम के कीड़े से, और ऊनी बच्चों हमें भेड़ बकरी से मिलती है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक है। सूती, जूट, रेशमी, ऊनी, ये सब क्या है, प्राकृतिक तंतु है। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण है। ऊन तथा रेशम हमें जंतुओं से यानी जानवरों से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ बकरी की कार्तिक ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश या ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट को ऊन से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही निर्माण का उपयोग होता था। शुरू शुरू में क्या होता था,
केवल प्राकृतिक तंतु का उपयोग होता था। जो वस्त्र हम पहनते थे वो प्राकृतिक होते थे। पिछले लगभग 100 वर्षों से अब रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जाता है। अब बच्चों 100 वर्षों से प्राकृतिक के साथ साथ संश्लिष्ट तंतु भी आ गए हैं, जिन्हें आप कृत्रिम भी बोलते हो। ठीक है, इनके लिए बच्चों ना तो पादपों की जरूरत होती है ना जंतुओं की। ये होते हैं बच्चों पॉलिस्टर, नायलॉन तथा एक्रिलिक और संश्लिष्ट तंतु। ये होते हैं संश्लिष्ट यानी कृत्रिम। पूर्वजों ने या दिखाई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा। इन्हें योद्धा पहनते हैं। ये बच्चों जो युद्ध में लड़ने जाते थे ना, तो ये कुछ ऊपर से अपनी सुरक्षा कवच पहनकर जाते थे। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बने हैं। कुछ पादप तंतु। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पादपों से जो हमें कपड़े मिलते हैं। रुई। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? तो दिए में बच्चों बत्ती लगती है या तेल वाले लैंप में बत्ती लगाते हैं, वो किससे बनती है? वो रुई से बनती है। इसी तरह रुई से गद्दे, रजाइयां आदि तकिए भी बनते हैं। कुछ आपको रुई लेनी है, इसे खींचकर पृथक करना है, अलग करना। तो बच्चों ये मैं हर एक एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाऊंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ चैप्टर रीड कर रहे हैं, एक साथ प्रयोग नहीं करके दिखा सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें बच्चों अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो उसमें कैमरे का यूज होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर चैप्टर समझा देती हूँ। तो आपको रुई लेनी है, उसको क्या करना है? खींच कर देखना है किनारों से, उसको आपको ध्यान से देखना है। इसमें भी बच्चों छोटी पतली लड़ियां निकलेंगी। ठीक है, ये जो रुई है ये कपास तंतुओं से बनती है। अब रुई कहां से आती है? इसे बच्चों खेतों में उगाया जाता है। ठीक है, कपास के पौधे उगाए जाते हैं। आप देखते होंगे खेत में जाते होंगे ना, यहाँ पर व्हाइट व्हाइट सा ना, ऐसे ऐसे पूरे खेत में व्हाइट व्हाइट सा ऊपर आपको दिखेगा, वो असल में क्या होता है? कपास। कपास बच्चों रुई होती है, फिर इसको ऊंटा जाता है। ठीक है, जहां की मृदा काली और जलवायु उष्ण यानी गर्म होती है, मिट्टी काली और जलवायु गर्म होती है, वहां पर ये पौधे उगाए जाते हैं। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हो जहां हमारे देश में कपास की खेती की जा सकती है? कपास पादप के फल, कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। जो कपास के बच्चों गोले होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? नींबू देखा ना आपने, नींबू के साइज के होते हैं। तो बच्चों इनका जो साइज होता है नींबू के बराबर होता है। तो बच्चों भारत में कपास है वो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में उगाई जाती है। जब ये बच्चों कपास के जो गोले हैं पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो इनके बीज टूटकर खुल जाते हैं। अब कपास तंतुओं से ढके बिनोले, जिसे कपास बीज भी कहते हैं, को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास के देखा है? देखा है तो ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो जाता है, इस समय खेत कपास के परिफुल्को रोमों से इतना श्वेत, यानी जो कपास का बच्चों खेत होता है, जब कपास उसमें से बच्चों वो पक जाता है, उसमें से कपास दिखता है ना, तो पूरा खेत सफेद सफेद दिखता है, जैसे हिम ने यानी बर्फ ने ढक लिया हो। तो बच्चों ये देखिए, साधारणतः इन जो कपास ये बोल्स होती हैं, बोलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इनको हाथों से चुना जाता है। कपास के जो गोले होते हैं ना, जिन्हें बोल भी बोला जाता है, गोल गोल होते हैं इसलिए इनको बोल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हाथ से चुना जाता है। इसके बाद कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, इनको अलग अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, आजकल इसके लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। ये देखिए बच्चों चित्र में, ये कपास इस तरह से ओटी जा रही है। ठीक है, आजकल मशीनों का उपयोग किया जाता है, पहले हाथ से की जाती थी। अब बच्चों रुई आपने पढ़ लिया, कपास। अब पढ़ेंगे जूट। जूट को पटसन भी कहते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। जो जूट है बच्चों, इसको भी पादप से यानी इसके पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। ये देखिए बच्चों, ये है जूट का पौधा। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, जब बरसात का सीजन होता है ना बच्चों, जून जुलाई अगस्त में इनके आसपास इसमें की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन जूट को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। पादप का जो तना होता है बच्चों, इसको कई दिनों तक
पानी में डुबो के रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं। उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक यानी अलग किया जाता है। इस तने को बच्चों कई दिनों तक पानी में डिबो जाता है। डिबोने के बाद ये तने गल जाते हैं, फिर इनको हाथों से अलग किया जाता है। इनके जो गलने के बाद इनके जो तंतु हैं वो अलग हो जाते हैं। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागे में यानी इनको तागे में बदला जाता है। तंतु तो बच्चों बताए ना, एक लड़ होगी, अब कई लड़े होगी तो वो तागा बन गया, और कई तागों से क्या बन गया, वस्त्र बन गया। ऐसा कैसे किया जाता है? देखिए बच्चों, रुई से तागा बनाने का ये है तरीका। और सूती तागे की कताई किस प्रकार की जाती है? आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको सिखाऊंगी, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, नया वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताऊंगी, आप इस तरह से प्रयास कीजिएगा। अब आप क्रियाकलाप करना है, आपको एक हाथ से कुछ रुई पकड़नी है, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए। ये देखिए बच्चों, इस तरह से, ठीक है। एक तो आपको अंगूठा लेना है, तर्जनी होगी बच्चों जो बीच वाली जो फिंगर आएगी, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, इस तरह से मसलना है। मसलने पर क्या होगा, धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचना है और रेशों को लगातार ऐंठते रहना है। तो क्या आप तागा बना सके, मतलब इकट्ठा करने से बच्चों, मसलने से क्या हो जाएगा, वो तागा बन जाएगा। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं। ऐंठने का मतलब बच्चों क्या है, आपको उसको मसलते जाना है। मसलते जाने से क्या हो जाएगा, जो वो एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे होने से तागा बन जाएगा। कताई के लिए एक सरल जो युक्ति है वो हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। इसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचालित कताई के में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी है बच्चों। महात्मा गांधी जी का, बापू जी का आपने चरखा सुना होगा ना, तो वो क्या करते थे, चरखे से वस्त्र बनाते थे, ठीक है। तो चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बुने वस्त्रों यानी खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। गांधी जी ने कहा था कि हमें खादी के वस्त्र पहनना चाहिए जो कि हमारे देश में बनते हैं। हमें हमारे देश के कपड़े पहनने चाहिए, जो बाहर से यानी ब्रिटेन से जो कपड़े आते हैं उनको नहीं पहनना चाहिए, उनको बहिष्कार करना चाहिए। हमारे देश के कपड़े को बढ़ावा देना चाहिए। तो वो खादी को बढ़ावा देते थे, ठीक है। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। आजकल भी बच्चों, आज भी बहुत सारी हैं खादी की दुकानें हैं जहां पर खादी के कपड़े मिलते हैं। ये बच्चों चरखा है, देखिए आपने देखा भी होगा, छोटे बच्चों को सिखाते हैं कैसे कबूतर, कैसे खरगोश में कैसे चरखा सिखाते हैं। तो ये गांधी जी का फेवरेट चरखा था, ठीक है। तो चरखे की सहायता से क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं। बृहत पैमाने पर तागों की, बृहत मतलब बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। आजकल किससे करने लगे, मशीनों के सहारे से कताइयां करने लगे। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। कताई करते हैं बच्चों, कताई से तागा बनता है, तागे से वस्त्र बनता है, और वस्त्र हम पहनते हैं। अब तागे से वस्त्र कैसे बनता है, तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां है, ठीक है, कई चरणों से गुजरना पड़ता है। इनमें से दो प्रमुख विधियां है, बुनाई तथा बंधाई। अब बुनाई क्या होती है, क्रियाकलाप 2 में आपने यह देखा होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है। हमने ऊपर देखा था ना क्रियाकलाप 2 में कि इसमें 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया गया था से मिलकर बनती है, ठीक है। तागे से क्या बनता है बच्चों, तंतु, तंतु हो गया, तंतु से तागे बन गए, तागों से वस्त्र बन गया। अब तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई, जिसे वीविंग भी कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। अब आपको क्रियाकलाप करना है बच्चों, ठीक है। भिन्न रंगों की 2 कागज की आपको शीट लेनी है, दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई
तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। वर्गाकार होता है बच्चों चौरस, बिल्कुल, ठीक है। इस तरह से आपको शीट को काटना है। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़ना है। एक शीट पर आपको चित्र 3.12 में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचनी है तथा दूसरी शीट पर 3.12 बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचनी है। तो बच्चों वो चित्र हमारा नीचे है इस तरह से, ठीक है। ये चित्र आ गया। इसके अनुसार आपको दो शीट लेनी है, उनको ये हो गया 3.12 का ए चित्र, बी चित्र। इसके हिसाब से आपको क्या करना है, पहले तो आपको एक रेखाएं खींचनी है, दूसरी शीट पर आपको रेखाएं खींचनी है 3.12 बी के हिसाब से। इस तरह से आपको क्या करना है, रेखाएं खींचनी है और दोनों शीटों को खींची रेखाओं के अनुदिश काटना है और फिर शीटों को के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैलाना है। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटावों से चित्र 3.12 सी में दिखाया गया ना के अनुसार आपको बुनना है। तो शीटों को काटा गया है बच्चों। काटने के बाद इनको बुनना है 3.12 डी में पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना। तो बुनने के बाद बच्चों वस्त्र बन जाएगा इस तरह से। इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर भी की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित। या तो करघे है बच्चों हाथ से चलते हैं या ये मशीनों से, विद्युत से यानी बिजली से चलती है। ये देखिए बच्चों, ये है करघा, हथकरघा है, ये बच्चों हाथ से चल रहा है। दो प्रकार की होती है, हाथ से भी चलते हैं और बिजली से भी, ठीक है। तो बच्चों हर एक्सपेरिमेंट हम आपको करके दिखाएंगे। एक विशेष प्रकार की बुनाई, क्या कभी आपने यह ध्यान से सुना है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई यानी नीटिंग में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। आपने कभी अपनी मम्मा को, दादी जी को स्वेटर बुनते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? तो बच्चों कपड़ा फट जाता है, उसमें से तागे निकलने लग जाते हैं ना, वो तो आपने देखे होंगे, नेचुरल है। जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, जब आप एक धागा खींचता है तो उससे साथ साथ क्या होता है, बाकी के धागे भी खींचते चले जाते हैं। यानी स्वेटर का एक कहीं से अगर वो उधड़ जाता है बच्चों, खुल जाता है, तो उससे क्या होगा, पूरा स्वेटर ही खुल जाएगा, लंबा 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 यूं अलग होता जाता है, ठीक है। वो खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। बच्चों अगर कोई चीज उधड़ जाती है ना तो हम टांका लगाते हैं, क्यों? क्योंकि आगे और ना उधड़े। अगर अब आप नहीं टांका लगाओगे तो वो उधड़ता ही चला जाएगा। जिस तरह से ये धागा जैसे जैसे बुनाई होती जा रही है वैसे वैसे उधड़ता भी जाएगा, ठीक है। ये देखिए बच्चों, स्वेटर इस तरह से बुना जाता है। ये सिलाइयां होती है, सिलाइयों में धागे को किया जाता है। तो बच्चों ये तो तरीका होता है स्वेटर बुनने का। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। स्वेटर बच्चों हाथ से, फिलहाल तो ये हाथ से बुना जा रहा है, आजकल मशीनों से भी बुना जाता है। कोई भी हो बच्चों, उधड़ने के बाद एक बार टांका खुलने के बाद वो क्या आता है, उधड़ता ही जाता है। अब दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। बच्चों हम स्वेटर पहनते हैं, सॉक्स भी पहनते हैं, बनाते हैं, इससे गर्म में कैप बनाते हैं और बहुत सारी चीजें बच्चों जो बनती हैं। अब पहली ये जानना चाहती है, आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? तो नारियल के जो बाहरी खोल के तंतु होते हैं उनसे क्या क्या चीजें बनती है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे 3.6 वस्त्र सामग्री का इतिहास, यानी वस्त्र कैसे बने। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में, शुरुआत में लोग वृक्षों की छाल, जिसे वल्क भी कहते हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां तथा जंतुओं की चर्म यानी चमड़ी और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। जब बच्चों जो आजकल कपड़े हम पहनते हैं, प्रारंभिक मानव के पास ऐसे वस्त्र नहीं होते थे,
तो अपने शरीर को ढकने के लिए तो पेड़ों की छाल से ढकता था, या बड़ी बड़ी पत्तियों से ढकता था, या जानवरों की खाल अपने शरीर पर लपेटता था, अपने शरीर को ढकता था। कृषि समुदाय से बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियां तथा घास को बुनकर चटाइयां तथा डलियां यानी टोकरी बनाना सीखा। जब आदमी ने खेती करना सीख लिया तो बच्चों उसने घास को लेकर या पतली पतली टहनियां लेकर चटाइयां बनानी शुरू कर दी, टोकरियां बनानी शुरू कर दी। लताओं, जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई। फिर उसने क्या किया, जानवरों की ऊन से, जो जानवरों के बाल होते हैं बच्चों, ठीक है, बालों को ऐंठ ऐंठ कर, यानी ऐंठने का मतलब दो दो चार धागे लेके उनको एक साथ इकट्ठा रगड़ने पर क्या होता है, वो एक साथ हो जाते हैं। उन्होंने लंबी लड़ियां बनानी शुरू कर दी। इसको बुनकर उसमें वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। स्टार्टिंग में बच्चों खेती करी तो उन्होंने क्या सीखा, रुई उगाना सीखा, तो रुई के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। जो गंगा नदी के निकटवर्ती जो पास में आसपास क्षेत्र थे वहां उगाई जाती थी। अब गंगा नदी के आसपास क्यों उगाई जाती थी, क्योंकि खेती वहीं की जाती थी जहां पर पानी हो। पानी के बिना बच्चों खेती नहीं होती है, तो जहां जहां नदियां होती थी वहां खेती की जाती थी। गंगा नदी के आसपास खेती की जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। शुरू शुरू में बच्चों मैंने जैसा कि बताया कि खेत वहां बनाए जाते थे जहां पर पानी मिलता था, यानी जहां पर नदियां होती थी। तो गंगा नदी, मिस्र की नील नदी, यहाँ बहुत सारी खेती की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, ठीक है, स्टार्टिंग में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर को के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। मतलब कपड़ा तो बनाना सीख लिया लेकिन सिलाई करना नहीं सीखा, तो क्या करते थे, वो जो वस्त्र होता था उसको अपने चारों ओर लपेट लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों को उपयोग करते थे, ठीक है, कोई गांठ बांध लेता था, किसी भी तरीके से बच्चों अलग अलग तरीके से वो वस्त्र को अपने शरीर पर डाल लेता था ताकि वो गिरे ना, ठीक है। सिलाई करने के लिए जब सुई का आविष्कार हुआ तो लोगों ने सिलाई करना शुरू कर दिया, पहनने के कपड़े तैयार कर दिए। अब बच्चों उसने क्या किया, सिलाई कर लिया कपड़े को, अब गांठों से नहीं बांधना पड़ता था, आराम से वो कपड़े पहन लेते थे। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई हैं। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियां, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। बच्चों सिलाई के नए नए डिजाइन के कपड़े सिले जाते हैं, आपको पता है ना, पैंट शर्ट, सूट सलवार सिलवाते हैं, आजकल प्लाजो चल रहा है, कितने कितने डिजाइन के सूट सिले जा रहे हैं, आप देख रही होंगे ना, लॉन्ग शॉर्ट अलग अलग। लेकिन कुछ वस्त्र ऐसे हैं जिन्हें आज भी सिलाई की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे साड़ी, धोती, इनको वैसे ही लपेटा जाता है शरीर पर, ठीक है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, तो बच्चों जिस तरह से सभी देशों में अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है, उसी प्रकार जो वस्त्र है वो भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वस्त्रों और पहनने की वस्तुओं में भी विविधता पाई जाती है। सबके बच्चे जो पहनने के तरीके हैं वो अलग अलग है। कोई साड़ी पहनता है, कोई घाघरा चोली पहनता है, कोई बच्चों कुर्ता पाजामा पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है, कोई कोट पहनता है। तो सबके बच्चों जैसे खाना अलग अलग है सबका, वैसे ही बच्चे वस्त्र भी अलग है और पहनने का तरीका भी अलग है। कोई बच्चों साड़ी को सीधा लपेट लेता है, कोई घुमाकर पहनता है, तो बच्चों सबके तरीके अलग अलग हैं। और बच्चों कपास गोलक, ये देखिए कपड़ा कैसे बनता है, कपास का जो गोला होता है, ये वाला गोला होता है ना, आप खेत में देखा होगा आपने, इससे ओटते हैं, ओटने के बाद रेशे बन जाते हैं, ठीक है, रेशे की कताई की जाती है, ठीक है, फिर तागा बन जाता है, तागे की बुनाई की जाती है, बुनाई की जाती है, वस्त्र बन जाता है, इस तरह से। तो बच्चों ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पर क्रियाकलाप बताए हैं वो बच्चों मैं आपको कर कर भी दिखाऊंगी। ओके, तो आज तो मैंने ओनली आपको चैप्टर रीड कराया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तब तक आप चैप्टर को रीड करके रखिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं कर रखा है तो कर रखा है तो बच्चों बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।